काफ़ी टाइम पहले मैंने कहानी पढ़ी थी उसमें योग वशिष्ठ में। मुझे वो कहानी बड़ी अजीब लगी थी। आपको भी अजीब लगेगी जब मैं बताऊंगा। तो कहानी ये है कि जब दुनिया सृष्टि बनी तो सबसे पहले तो ब्रह्मा बनाए गए। ब्रह्मा वॉज द मैन हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। तो पहले ब्रह्मा बनाया गया और ब्रह्मा इतने वैराग में थे, उनको आगे सृष्टि बढ़ाने का मन ही नहीं किया बहुत सालों तक। वो मेडिटेशन में रहते थे बहुत सालों तक। फिर दूसरा ब्रह्मा बनाया गया तो वो भी ऐसे ही, तीसरा चौथा 4 ब्रह्मा ऐसे बनाए गए थे। वो चारों न शादी की न ब्याह किया, कुछ नहीं किया। उनका फिर नाम दिया गया सनक आदिक मुनि। 4 ये बच्चे कभी बड़े हुए नहीं, बच्चों के फॉर्म में। बड़ी सुंदर फोटो है। भागवतम की कहानियां हैं सब, उसी में शायद वशिष्ठ में पता नहीं कहाँ से वशिष्ठ में डाली है, वहां से यहाँ डाली है कि यहाँ से वहां, मुझे पता नहीं। बट ये चारों जो ऋषि थे ये छोटे छोटे बच्चे थे 4। और करते क्या थे जब खाली बैठते थे? उसमें से कहानी यह है कि एक बोलता था, बाकी 3 सुनते थे। ट्रूथ के बारे में, एनलाइटमेंट के बारे में, गॉड के बारे में एक बोलता था, बाकी 3 सुनते थे। फिर थोड़ी बाद उन तीनों में से एक बोलता था, बाकी 3 सुनते थे। ऐसे बारी बारी। मुझे लगता था जब एक बोल लेता था तो बाकी 3 सुनते क्यों थे? मतलब बाकी 3 फिर दोबारा क्यों बोलते थे उसमें से लोग? जैसे हम तीनों बैठे यहाँ पे, कभी मैं बोलूं फिर आप बोले और मैं सुनूं, फिर ये बोले और हम दोनों सुने। ऐसी बारी बारी करते रहते थे। क्यों करते रहते थे? मुझे बड़ा अजीब लगता था। अब ये कहानी अजीब थी। इन कहानियों को सुन सुन के मेरी क्यूरियोसिटी जगी है एनलाइटनमेंट में। काफी सालों तक मैंने एनलाइटनमेंट खोजा, कोई ऐसी दिव्य शक्ति जिसकी वजह से आपके एग्जाम में सब अच्छे नंबर आ जाएंगे, ढेर सारे रुपए पैसे कमा लेंगे आपको। दिव्य शक्ति नहीं रही कम से कम, लेकिन यही चीज तो रही कि एनलाइटनमेंट में ही इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता गया। कुछ साल पहले मैंने जब ज़ेनोगा उठा के पढ़ना शुरू किया था, उस दिन मुझे याद है अच्छे से कि मैं कोई एनलाइटनमेंट की खोज की वजह से नहीं उसको पढ़ रहा था। उसमें बहुत परेशान था। आप सब जानते ही, मैं बहुत बार रो चुका हूं अपनी परेशानी को। तो उस किताब को पढ़ के अपनी परेशानियों के बारे में थोड़ा सा एनलाइटनमेंट हुआ। जैसे कोई टॉर्च चला दे ना घाव के ऊपर, तब घाव के अंदर दिखाई देता है कि कहाँ फोड़े का जड़ कहाँ है। तो उसको निकाला, पहला जड़ निकाला। जड़ समझते ना, फोड़े में एक खास पॉइंट होता है जिसको निकालते हैं तो फिर फोड़ा फूट जाता है। छोटे छोटे शुरू के फोड़े होते हैं, बड़े वाले नहीं। फिर आराम रहता है। तो कुछ शुरू के फोड़े फिर मेरे हटे, मेरे दिमाग के, मन के। कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों मेरी लाइफ को एक ऐसे टग ऑफ वॉर में डाल रखा है। टग ऑफ वॉर जानते हैं ना? टग ऑफ वॉर नहीं जानते? 2 बच्चे 2 तरफ से लड़ाई करते हैं लोग, एक रस्सी को 2 टीम खींचती रहती है। ऐसी लाइफ मेरी चल रही थी। कहीं माँ बाप छीन रहे हैं, कभी पढ़ाई लिखाई खींच रही है, कभी गर्लफ्रेंड टाइप की कोई चीज खींच रही है, कभी पता नहीं चलता था। लाइफ कहीं आगे बढ़ती नहीं थी। लेकिन ज़ेन योगा से ये सब मल्टीपल जगहों से जो खिंचाव था ना, वो हट करके केवल एक ही तरफ खिंचाव हो गया। और वो है अपने आप को जानने की। वो पूरी 2-3 तरफ से जो खींचते हैं ना, वो सब हट गया। तब एक ही तरफ का खिंचाव आया, और वो था खुद को जानने के लिए और मन। और वो इसलिए क्योंकि मुझे मालूम पड़ने लगा कि खुद को जानते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है। ऐसा नहीं है कि आप खाली सुन लेते हैं, जैसे अलजेब्रा सुन लिया, किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है। जान गए तो खट से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ऐसा था। फिर उन्होंने ज़ेन योगा पे कुछ वीडियोस बनाए, लोगों को पढ़ाया। फिर लकीली सहर जी के यहाँ से ये किताब हमारे पास आई। इसका नाम है ईस्टर्न विजडम वेस्टर्न थॉट। परसों पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था, बहुत मुश्किल थी। बिकॉज ये बुक थोड़ी मुश्किल इसलिए है, इसमें ढेर सारे रेफरेंसेस हैं। इन्होंने क्या किया है, ईस्ट मतलब इंडिया, चाइना, जापान, ये सब जो देश हैं, इसको ईस्ट का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सूरज पहले उगता है। और वेस्ट यूरोप, अमेरिका,
ये सब वेस्ट की कंट्रीज हैं। इनफैक्ट अमेरिका तो लेट आया है। अमेरिका तो हार्डली कितने साल पुराना है, शायद 300 साल पुराना है। उससे पुरानी तो हमारे सिखिज्म है। सिखिज्म 500 साल की हो चुकी है। तो उससे भी 200 साल बाद यूएसए का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये दो ग्रुप हैं, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है। और सहर जी कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को एनलाइटनमेंट के बारे में समझाने की, इनके कंपैरिजन के थ्रू। क्यों सर, सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते? सनका दिक्मुनि बहाना चाहिए होता है ना। आप काले पेन से लिखें या रेड से लिखें, तो कुछ वजह से अभी इसके बाद हम लोग के पास एक और बुक है, वो भी हो सकता है उसको मैं पहले चालू करता हूँ, बिकॉज वो इतनी मुश्किल नहीं लग रही है मुझे। मैंने फिर से रिपीट कर दूं, ये मुश्किल इसलिए लग रही है बिकॉज इसमें ढेर सारे नए नए शब्द हैं जिनको हम कभी नहीं जानते। आज ही 3 ऐसी किताबों का नाम है जिसको मैंने नेट पे सर्च किया, अब वो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है ही नहीं बुक्स। खाली जिक्र है विकिपीडिया में कि 1800 सदी में कभी वो बुक छपी थी, लेकिन वो बुक अवेलेबल नहीं है। और उस बुक को लिखने वाले कोई 700 साल पहले, कोई 1300 साल पहले बंदा हुआ है। उसके बारे में भी प्रोफेसर ही शायद रिसर्च स्कॉलर जानते होंगे, आम आदमी तो जानते भी नहीं है। तो ऐसे शब्द पहले सुनो, उसके बाद फिर उनको। और हमारा दिमाग ऐसा होता है, जब तक किसी चीज को बहुत बार नहीं सुन लेता तब तक उसकी इमेज नहीं बनाता। और जब तक कोई इमेज नहीं बनती हमारे दिमाग में, किसी चीज को ट्रांसफर कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल वर्ड जानते ना? मुश्किल वर्ड आपके दिमाग में पहले से इमेज बन चुकी है, बहुत बचपन से ही। मुश्किल, अगर मुश्किल की जगह मैं गूढ़ बोल दूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि गूढ़ का बहुत प्रॉपर इमेज नहीं बनाया दिमाग में। इमेज मतलब फोटो नहीं, इमेज मतलब ढेर सारी चीजें, एक्सपीरियंस भी आता है उसमें, कान, आंख, नाक, हर चीज उसमें जुड़ के आती है। तो हम लोग इस बुक को ऐसे बनाएंगे कि पूरा पढ़ के नहीं, कहीं कहीं से कुछ कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि मैं आपको बता सकता हूं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है। 3rd चैप्टर का नाम है फंडामेंटल आइडियाज ऑफ वेदांतिक कॉन्सेप्शन एंड सैल्वेशन। वेदांतिक, नया वर्ड। सैल्वेशन जानते हैं? सैल्वेशन मतलब उद्धार। हाँ, सैल्वेशन, उद्धार, एनलाइटनमेंट, ये दो नए नए वर्ड। जब भी ऐसा कोई नया वर्ड आए ना तो पूछ लिया सर ये वर्ड मुझे नहीं आता, इसके बारे में कुछ आसान सा बताइए। सैल्वेशन मतलब हमारी प्रॉब्लम से छुटकारा। वेदांतिक मतलब पुरानी ऐसी चीजों की पढ़ाई लिखाई जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है। तो ऐसी चीजों की पढ़ाई जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसकी कुछ फंडामेंटल। तो इस चैप्टर में से मैं खाली यही एक चीज बताऊंगा। कुछ फंडामेंटल आइडियाज हैं। फंडामेंटल आइडियाज समझते हैं? फंडामेंटल आइडियाज मतलब कोई ऐसी चीज जिसको पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके ऊपर बाकी चीजें बनेंगी। जैसे एबीसीडी। एबीसीडी फंडामेंटल आइडियाज ही तो है। एबीसीडी नहीं, एबीसीडी क्या है? 2 लाइन खड़ा कर दो, एक बीच में डंडी काट दो, ए हो गया। क्या व्हाट एन आइडिया सर जी। और उसी को गोल कर दो। नहीं, आइडियाज नहीं है। एबीसीडी आइडियाज नहीं है आपके हिसाब से। आइडियाज एक तो शेप बनाया, उसको मिलता जुलता हुआ आपने एक फोटो खींच दी, उन दोनों को जोड़ दिया। ए बी सी डी, पता है रशिया में इसको कैसे बोलते हैं? उनके क्या है, उनके यहाँ ए तो ए जैसा ही है, उसके बाद ए बे वे गे दे ऐसे आता है उनके यहाँ। ए बे वे गे दे। तो आइडियाज ही तो है। वहां पर किसी और आवाज से उसको उसकी स्ट्रक्चर को मिला दिया तो वहां के लोग उसको ऐसे बोलते हैं। हम लोग आ ई ई उ बोलते हैं। तो ये आइडियाज ही हैं। तो प्रॉब्लम की अगर बहुत गहरे से सॉल्यूशन करना है प्रॉब्लम का, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जानना होगा। कल मैं ट्रेन में आ रहा था, कल ही परसों रात को ट्रेन में आ रहा था मैं। सामने 2 लोग मोदी जी के भक्त बैठे थे, बगल में एक आंटी बैठी थी। वो बेचारी एंटी मोदी थी। वो या तो कहना चाहिए बार बार फैक्ट 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 बहुत बार बोल रही थी, और दोनों खूब बहस किए जा रहे थे। 2 ग्रुप बन गया था। और मैं सोने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज परसों शादी में मैं रात भर जगा था, तो मुझे नींद बहुत जोर से आ रही थी। झपकियां खाया जा रहा था मैं। कुछ देर बाद मैंने कहा आंटी, वो लोग बोल रहे थे मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। आंटी बोल रही थी मोदी के फैक्ट्स बड़े गड़बड़ हैं,
जो करते हैं वो उसको साफ साफ दिखता नहीं। ऐसी खूब बातें चल रही थी। तो मैंने कहा आंटी से कि आंटी मोदी जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, या तो उनको कहा सर आप मोदी जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जब आप गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, तो मोदी जी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्या वो सॉल्व कर सकते हैं ये सब चीजें। ऐसी मतलब नींद टूट गई फिर मेरी। मैंने कहा ये सब प्रॉब्लम क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है पॉलिटिकल प्रॉब्लम। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपको सस्ती जमीन, हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने अभी करीब 60 लाख की जमीन खरीदी है, उसमें घर खरीदा है, और वो जिंदगी भर की 20 साल के लिए लोन ले लिया है उन्होंने। तो क्या ये मोदी जी करवा रहे हैं? वो कहेंगे कि मैंने तुमसे कहा था तुम बैंक से लोन लो, और उसकी वजह से वो कभी जिंदगी में अब वो कैपिटल ना बना सके अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए। तो क्या मोदी जी करवा रहे हैं ये चीजें, प्राइम मिनिस्टर करवा रहा है? क्या ये सब प्रॉब्लम करप्शन की प्रॉब्लम है? क्या ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? पॉलिटिकल प्रॉब्लम समझते हैं जो पॉलिसीज की वजह से हुई हो। मैं बहस में नहीं था, मैं उनसे खाली पूछ रहा था। मैंने उनको अपना पर्सपेक्टिव दिया कि मेरे हिसाब से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कब हुई, जब मैंने स्पिरिचुअलिज्म में कूदा। स्पिरिचुअलिज्म मतलब अपने लाइफ को समझने की कोशिश करना शुरू करना। पॉलिटिकल मतलब मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसमें कहीं ना कहीं कोई बाहर की पॉलिसीज गड़बड़ है। अगर सही पॉलिसी होती तो मैं भी स्कूल में अच्छे नंबर पाता, सही पॉलिसी होती तो मेरी भी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के नहीं जाती। तो बोलते मतलब तो क्या है, मतलब किस, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट है, या तो मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट तो छोड़िए, अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली दुख क्यों देता है? क्योंकि वो आदमी को दुख देता है। दुखी हम क्यों रहते हैं? बेसिकली ये कोर है, हर प्रॉब्लम का कोर ये है कि हम दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज वी डोंट नो रियलिटीज। आज बड़ी खास चीज मैं आपको बताने वाला हूं, 2 तरह के ट्रेन्स के बारे में बताने वाला हूं, तो मैंने थोड़ा सा शेयर किया है। पहले ट्रेन्स बता दूं, फिर बाद में वापस यहां आएंगे। सहर जी 2 ट्रेन्स के बारे में बात करते हैं। शुरुआत ऐसे है, नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज पॉसिबल ओनली टू वॉट एवर इज अवेयर ऑफ इट सेल्फ। हम लोग बहुत धीमे धीमे जाएंगे बिकॉज ये नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया का नॉलेज, इज पॉसिबल ओनली, खाली उतना ही पॉसिबल है, टू वॉट एवर इज अवेयर ऑफ इट सेल्फ, जो अपने बारे में अवेयर है, जो चीज अपने बारे में अवेयर है। कुछ समझ में नहीं आया ना? मैं फिर से रिपीट करता हूं, नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया का नॉलेज, जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, बाहर से आवाजें आ रही हैं, इज पॉसिबल ओनली, वो तभी पॉसिबल है, वॉट एवर इज अवेयर ऑफ इट सेल्फ, जो भी चीज खुद को अवेयर है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। दैट बीइंग सो, अगर ऐसा कहा जाए, आवर नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड कैन ओनली बी ऑफ द नेचर ऑफ फेनोमेनन, हमारी जो जानकारी है वो बाहर की दुनिया का केवल उतना ही हो सकता है जितना एक फेनामेना का नेचर हो सकता है। फेनामेना इटैलिक में लिखा है, एक फिल्म है फेनामेनन, जॉन ट्रेवल्टा है शायद उसमें। फेनामेनन जानते हैं क्या होता है? फेनामेनन मतलब कोई ऐसी चीज जो हो फिर गायब हो जाए। बताता हूं, द वर्ल्ड इज नॉट अ ड्रीम, ध्यान से सुनिएगा, ये दुनिया एक सपना नहीं है, बट इट इज लाइक वन, लेकिन ये सपने जैसा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन द सेंस दैट बोथ आर फेनोमेनन। कैसे सर, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दुनिया सपना नहीं है लेकिन सपने जैसा है? दोनों में फर्क है, क्योंकि दोनों, लेकिन फिर भी दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि दोनों क्या है? फेनोमेनन है। फेनोमेना, फेनोमेना को हिंदी में क्या बोलेंगे? घटना, घटना ही बोलेंगे ना, जो भी घटना बोल सकते हैं। अभी समझिए, अभी देखिए, फेनोमेना कंसिस्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस प्लस पर्टिकुलर थॉट्स। एक फेनोमेना में क्या होता है? फेनोमेना वर्ड नया है ना आपके लिए कि पुराना है? आपने सुना है पहले कभी? अच्छा, कुछ 2-3 एग्जांपल दीजिए मुझे फेनोमेना की। जैसे आप अभी हिला रहे हैं ना, ये एक फेनोमेना है। आप यहां आए, बच्चों के साथ खेला कूदा, आपने कुछ बच्चों के साथ गैजेट्स
टूट गए या टूटते टूटते बचे, ये अपने आप में एक घटना है। शुरू हुई, चली और कुछ देर बाद खत्म हो गई, फिर इस बीच में आपको डांट भी पड़ गई मुझसे। ये भी अपनी एक फिनोमेनन है, ये कंबाइंड भी है और अलग से भी फिनोमेनन है। आज पिताजी के साथ एक एक्सीडेंट हो गया, पता है ना आपको, पापा का पैसा छीन लिया किसी गुंडे ने। तो ये एक घटना है, एक फिनोमेनन है। पानी पी लीजिए आप, एक फिनोमेनन कर लीजिए। फिनोमेनन में क्या होता है? फिनोमेना कंसिस्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस प्लस पर्टिकुलर थॉट्स। एक चेतना जो भी आसपास हो रही है उसको महसूस करने वाला एक कॉन्शियसनेस प्लस कुछ थॉट्स, क्योंकि थॉट्स जब चलेंगे तो उसको महसूस करने वाला भी होना चाहिए ना। एक्चुअली कॉन्शियसनेस इज ओनली थॉट विच इज नॉट अबाउट एनीथिंग इन पर्टिकुलर। ये नया सेंटेंस है, कृष्णमूर्ति की तरह इन्होंने एकदम ब्रांड न्यू सेंटेंस बोला है। कह रहे हैं असल में जो कॉन्शियसनेस है, ये वर्ड हम लोगों को बहुत मुश्किल पड़ेगा समझने में, बिकॉज कॉन्शियसनेस हम नहीं जानते। कॉन्शियसनेस जब किसी कोई थॉट के बारे में नहीं होता तब वो कॉन्शियसनेस होता है, और जब थॉट होता है तब हमको कॉन्शियसनेस का पता ही नहीं चलता। और हमारे पास 24 घंटे केवल थॉट ही रहता है, इसलिए कभी कॉन्शियसनेस नहीं मालूम पड़ता। जब आप टीवी देखते हैं तो क्या आपको टीवी की स्क्रीन दिखाई देती है जब टीवी चल रहा होता है? नहीं। जब टीवी का स्क्रीन पे कुछ नहीं चल रहा, बंद है, तब दिखता है शीशा उसका। तो कॉन्शियसनेस वो शीशा है जिसके ऊपर थॉट्स चलते हैं, लेकिन शीशा कभी दिखता ही नहीं। वो क्यों नहीं दिखता? कभी कॉन्शियसनेस दिखता है अपना हमारा? नहीं। 24 घंटे उस पर कुछ न कुछ थॉट्स चलते रहते हैं। एक्चुअली कॉन्शियसनेस इज ओनली थॉट विच इज नॉट अबाउट एनीथिंग इन पर्टिकुलर। कॉन्शियसनेस वही वो थॉट है, इसलिए मुश्किल पड़ रही है मुझे भी, सुनने में भी मुश्किल पड़ रही है, बोलने में मुश्किल पड़ रही है कि कॉन्शियसनेस वो थॉट है जो किसी खास चीज के बारे में नहीं है। That does not mean that human mind is indispensable before the external world can be cognized. ये बहुत मुश्किल सेंटेंस है मुझे समझाने के लिए आपको। इसका ये मतलब नहीं, हिंदी में बता सकता हूं लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूमन माइंड इज इंडिस्पेंसिबल, कि ह्यूमन माइंड खत्म नहीं किया जा सकता। बिफोर द एक्सटर्नल वर्ल्ड कैन बी कॉग्नाइज्ड, इससे पहले कि बाहर की चीजें हमारे कान में पड़े और उसको हम कॉग्नाइज करें, इसके पहले हम अपने माइंड को खत्म नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कैमरा विल रजिस्टर थिंग्स नो ह्यूमन बीइंग एवर सॉ। कैमरा तो ऐसी चीजें भी फोटो खींच लेगा जो हमने कभी देखा ही नहीं है। बैक्टीरिया की फोटो खींच लेता है। रेड ब्लड सेल्स पता है कैसे होते हैं? कभी देखा है आपने? बट कैमरा उसकी फोटो ले सकता है, उसमें लेंस लगा दीजिए। इस दुनिया की बहुत सी चीजें हैं जो हम कॉग्नाइज नहीं कर पाते, कैमरा कर पाता है। तो मिस्टेक क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मिस्टेक लाइज इन सपोजिंग दैट द इंडिविजुअल्स माइंड विच क्रिएटेड द फिनोमेना ऑफ विच इट इज अवेयर। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने लाइफ में जो भी चीजें चल रहा है ये आपके माइंड ने क्रिएट किया है, तो ये एक बड़ी भारी मिस्टेक है, गलती है। द मिस्टेक लाइज इन सपोजिंग, अगर आप ये मानते हैं, जो ज्यादातर लोग मानते हैं, दैट इट इज द इंडिविजुअल्स माइंड, के ये आपके मन ने बनाया है, विच क्रिएटेड द फिनोमेना ऑफ विच इट इज अवेयर। हमारे आसपास चीजें चल रही हैं। मैं गया था अभी परसों शादी में, आपने पूछा ना शादी में गए थे सर कैसा रहा, बड़े जलवे हुए। मुझे अनत्ता एक्सपीरियंस आया। काफी सालों बाद मैंने शादी अटेंड की है, और स्पेशली गांव की शादी। गांव की शादी शहर की शादी एकदम अलग होती है। गांव में सुबह उठ करके टॉयलेट बाथरूम नहीं होता, आपको लोटा लेके जाना पड़ता है खेत में। अभी भी ऐसे गांव है। हाँ, जनमासे में हम लोग रुके थे। जनमासा होता है, लड़के वाले जाते हैं जहां पे बराती रुकते हैं, और टेंट लगाता खूब बड़ा सा, और टेंट कपड़े का होता है, और उसमें बेचारा जब तक बर्दाश्त कर पाता है बर्दाश्त करता है। उसके बाद टपक टपक पानी गिरता है। कहाँ गिरता है? उस रजाई पे, जिस रजाई पे आप सो रहे होते हैं। फिर आप बगल में खिसक जाते हैं, बगल वाले के ऊपर भी टपक रहा होता है। कोई बात नहीं, वैसे भी सोना कहाँ है बहुत देर तक। एक और प्रॉब्लम होती है, सामने ऑर्केस्ट्रा चलता रहता है, ऑर्केस्ट्रा पे गाना चलता रहता है, लड़कियां डांस करती रहती हैं, और कुछ उसके आसपास दारू पी करके बच्चे डांस करते रहते हैं, और आप उसी में सोने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे अनत्ता एक्सपीरियंस आ रहा था। अनत्ता जानते हैं क्या होता है?
ये मैं नहीं हूं। मैं हूं ही नहीं। मैं नहीं हूं। मैं पूछ रहा था अपने आप से, मैं हूं यहां क्यों? क्योंकि ऐसे तो रोज आपने बहुत बार ऐसी शादियां सुनी होंगी, ऐसे रात को प्रोग्राम सुने होंगे जिसमें आप नहीं जाते, तो क्योंकि आप वो है ही नहीं। वो जो बच्चे, एक बच्ची डांस कर रही थी, उसमें होगी करीब 15, 16, 20 साल की होगी। ये गांव टाइप का था माहौल, कोई भोजपुरी गाना चल रहा था उसमें, बड़े बेहुदा टाइप के उसमें लिरिक्स थे। और वो बच्चे, बल्कि जिसकी शादी थी, मेरा कजन था, वो खुद बहुत बेशर्म उसको आ रही थी कि उसने कजन, गांव के कजन को बोल दिया था कि ऑर्केस्ट्रा कर देना, कुछ फिल्मी गाने चलेंगे तो लोगों का एंटरटेनमेंट रहेगा। उसने कर दिया, लेकिन वो जिसने किया था वो खुद दम ठेठ गंवार गांव का था। तो उसने ऐसे दोस्त इकट्ठे थे उसके, जो रात भर दारू पीते रहे, और जो बच्ची डांस करी थी उसके ऊपर इतनी बेहुदे तरीके से लोग बिहेव कर रहे थे कि अल्टीमेटली बीच बीच में रोकना पड़ा उनको। उस बच्ची के ऊपर पानी फेंक रहे थे, सॉरी, जवान लड़की, और 2 या 3 लड़कियां थी यहाँ पर। 100-150 जेंट्स, खाली जेंट्स, लेडीज नहीं जाती गांव के बारातों में, लेडीज जाती नहीं है शादी में। गांव की शादी में लड़के वाले की तरफ से कोई लेडीज नहीं जाती, एटलीस्ट जहां मैं गया था। तो मेरे को अनत्ता एक्सपीरियंस क्यों था? मैं पूछ रहा था अपने आप से, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे? कोई ना कोई सीड, कोई ना कोई ऐसी चीज रही होगी मेरे अंदर में जिसकी वजह से मैंने ये शादी अटेंड की। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं शादी की, मैं फिर से बताऊं, बहुत खास चीज मैंने एक्सपीरियंस की थी। मैंने एक्सपीरियंस किया कि ये जो बच्चा जिसकी शादी थी, जिसकी शादी में गया था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब बहुत प्यारा भाई है, छोटा भाई है, जैसे आप लोग हैं। तो अगर आपकी शादी होगी और आप मुझे बुलाएंगे तो मैं तो आऊंगा, गिफ्ट देकर खा के वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये तो फैमिली था, और मैंने सोच रखा था कि इसकी शादी में मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? तो कोई ऐसी चीज थी मेरे अंदर, या है मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैं अनत्ता में गया। अनत्ता मतलब ऐसी जगह पर गया जो मैं नहीं हूं। आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब मैं बल्कि जब मैं जा रहा था, तब लखनऊ सिटी में मुझे अनत्ता एक्सपीरियंस हुआ। मेरी ट्रेन थी तकरीबन 6:30 पे। मैं कार लेकर गया, 1 घंटे का टाइम था, मैं आराम से 5 किलोमीटर जाना था, और बीच में ट्रैफिक झकाझक जाम, कहीं मेट्रो वोटर बन रही थी। मैं सोचा अभी खाली हो जाएगा, अभी खाली हो जाएगा, अभी खाली हो जाएगा। आधे घंटे तक एक ही जगह खड़ा रहा मैं। वहां पर मुझे अनत्ता एक्सपीरियंस आया। एक ऐसी जगह पर था जहां मैं कभी नहीं रहना चाहता। मैं कितना खुश था कि मैं लखीमपुर में रहता हूं, लखनऊ में नहीं रहता, क्योंकि लखनऊ एक ऐसा शहर था जो मैं नहीं हूं। अब ऐसा नहीं कि मैंने अनत्ता के बारे में पढ़ लिया और मैं अब सब जगह अनत्ता देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। अनत्ता एक्सपीरियंस ये कहता है, जिस चीज में आप चले गए, आप गए हैं तो किसी वजह से गए होंगे। भाई हर कोई लखनऊ जैसे शहरों में जाता ही है किसी न किसी काम से, लेकिन क्या मैं लखनऊ बनाऊंगा? क्या मैं एक ऐसे शहर बनाऊंगा या ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां पर ऐसे कम कपड़े में उसके ऊपर लोग बदतमीजी से पेश आएंगे? क्या मैं ऐसी लाइफ बनाऊंगा? जब मैं जान जाऊंगा कि ये मैं नहीं हूं, तब नहीं बनाऊंगा। कह रहा है, एक्सटर्नल नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज पॉसिबल ओनली टू वॉट एवर इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ। जब मैं अपने आप को जानता हूं, जो बच्चे ऐसा कर रहे थे ना, बदतमीजी कर रहे थे, वो अपने बारे में नहीं जानते। नॉलेज तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने बारे में जानेंगे। आपका पेन आपको बताता है कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं जानते कि हम क्या हैं, और वो चीज हमको तकलीफ देती रहती है, और फिर भी हम वो करते रहते हैं। इसलिए अनत्ता इज ए वेरी डीप थिंग टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप ये मानते हैं कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं ये आपका माइंड करा रहा है, तो आप एक बहुत बड़ी भूल में हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न, हियर वी कम टू एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी में। आप लोग तो बच्चे हैं, आपको तो पता ही नहीं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी अलग अलग। आपको तो ये नहीं पता फिलॉसफी क्या होती है। फिलॉसफी जानते हैं क्या होती है? अपने बारे में, लोगों के बारे में जानना।
उसको सोशियोलॉजी में बोलते हैं, लेकिन यहां पर फिलॉसफी मतलब खासतौर से अपने बारे में जानना, अपनी गहराइयों को जानना। उसको फिलॉसफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र, जिससे आपको अपना दर्शन हो सके, और जब अपना होगा तो सामने वाले का भी होगा, बिकॉज सामने वाला भी आप ही जैसा ही। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे कुछ कोर है, वो समझिए। द फॉर्मर लुक्स अपॉन द यूनिवर्स एज स्पॉन्टेनियस आइडिएशन। जो ईस्टर्न फिलॉसफी है, मतलब कहा कि जिसमें आप बैठे हैं भैया, वेस्टर्न कपड़ा पहन के जहां ईस्ट में आप बैठे हैं, वेस्टर्न कपड़ा नहीं पहना आपने। मतलब इंडिया और एशिया, ये सब के जो देश की पुरानी फिलॉसफी है, ये मानती है कि दुनिया स्पॉन्टेनियसली आ गई, जादू से, चमत्कार से, स्पॉन्टेनियस आइडिएशन। कभी देखा है आपने जादू कहीं होते हुए? कहीं कोई देखा ही नहीं जादू, फिर ये लोग क्यों मानते हैं? आप दिखाते हैं, जादू दिखाता हूं मैं आपको। While the later can only explain it as a gigantic feat of engineering marvel, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी बोलती है ना 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 ना, ये सब जादू से नहीं हुआ है, दुनिया जादू से नहीं बनी है, ये एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक इंजीनियरिंग मार्वल है। बिग बैंग थियरी हुई, फिर प्रोटीन्स, फिर एटम्स, ये सब इकट्ठे हुए, जुम 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 जुम, फिर और इकट्ठा होते गया, इकट्ठे होते गया, ऐसे हजारों करोड़ों सालों में यूनिवर्स बना। ये वेस्टर्न फिलॉसफी मानती है। समझ में आया डिफरेंस? एक ये मानती है कि सब कुछ सिस्टमेटिक साइंटिफिक चीजों से बना हुआ है, और ईस्ट क्या मानती है? करके जादू हो गया, दुनिया बन गई। कितना बड़ा अंतर है। द ईस्टर्न थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस आइडिएशन इज नॉट सो इम्पॉसिबल एज इट मे अपीयर एट द फर्स्ट साइट। आपको लगेगा कि सर ऐसे थोड़ी है, मजाक कर रहे हैं क्या, दुनिया ऐसे ही बन गई, जैसे आप हिला रहे हैं कट 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 कट, दुनिया ऐसे ही बन गई। ऐसा कभी हो सकता है क्या? सर एक पूड़ी बनानी हो ना तो हालत खराब हो जाएगी, पहले आटा बनाओ, फिर साइंटिफिक स्टडी पड़ती है पूड़ी बनाने के लिए, तो ऐसे थोड़ी बन जाता। लेकिन आपको जैसे शुरू में लगेगा कि इम्पॉसिबल, नहीं, ऐसा है नहीं। आप ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। मैं 2 ट्रेन के बारे में बता रहा हूं, अभी तक ट्रेन आई नहीं है, बेचारी स्टेशन पे खड़ी है। फॉर इंस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए, व्हेन आई सी अ रेलवे इंजन इन द ड्रीम, जब मैं एक ट्रेन का इंजन, आपने देखा कभी इंजन, रेलवे इंजन देखा आपने? कभी ट्रेन देखी है? रेल इंजन नहीं देखा आपने? ठीक है, तो आप बोले थे, नहीं बोल रहे थे आप, फोन देख रहे हैं क्या? अच्छा, फोन उठा लीजिए आप। तो अगर आपने सपने में इंजन देखा है कभी, ट्रेन का इंजन सपने में? कभी सपने में बिल्डिंग देखी है? बिल्डिंग तो देख ली कम से कम। शहर जिन्हें सपने में ट्रेन का इंजन देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, when I see a railway engine in the dream, I do not first have to manufacture it piece by piece before projecting it as a dream engine. आपको बनाना तो नहीं पड़ा ना? जब बिल्डिंग आपने देखी सपने में, तो किसी मिस्त्री को, कारीगर को बनाना तो नहीं पड़ा कि भैया तू पहले ईटा ले आओ, 5 रुपए पर पीस, 10,000 ईटा ले आए, फिर छत बनाए, फिर बिल्डिंग बनी, उसमें जाके रहे। ऐसा तो करना तो नहीं पड़ा, पीस बाय पीस नहीं बनाना पड़ता सपने में, राइट? All parts of the engine are made up of one stuff. सपने की जो पूरी चीज बनी है वो एक ही चीज से बनी है, my consciousness in the dreaming state. सपने में मेरी चेतना, मेरे सपने में ऐसा प्रोजेक्ट किया, जैसे हम लोग का प्रोजेक्टर नहीं प्रोजेक्ट करता है पिक्चर, ऐसे प्रोजेक्शन। और वो प्रोजेक्शन किस चीज का है? हमारे ही अपने ही कॉन्शियसनेस का, उसमें स्क्रीन पे चलता रहता है सब कुछ, और मैं भी उसमें घुस जाता हूं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। I do not have to actually manufacture it piece by piece, but all parts of engine are made up of one stuff, my own consciousness in the dreaming state. सपने की स्टेट में मेरी चेतना। But what about the phenomena in the waking state? लेकिन जगते समय जो मैं ट्रेन देखता हूं, उसके बारे में क्या? The individual does not receive impression from outside. आपको बाहर से तो कोई इंप्रेशन मिलता नहीं है। As Western philosophy claims, he projects them outside. इंपल्स तो कहीं से मिला नहीं, बाहर की जो ट्रेन बनती है। That both these kind of phenomena can be indistinguishable is clear because an engine seen in a dream is as real while the dream lasts as one sees in the waking state. लेकिन भाई साहब, आप कहते हैं कि सर एक सच्चा है और एक झूठा, लेकिन जब तक आपका सपना चल रहा है तब तक के लिए आपका सपने का इंजन सच्चा होता है कि नहीं होता? उसमें आप चलते हैं,
बैठते हैं, सब कुछ होता है। ट्रेन आती है तो आपको डर भी लगता है। दैट बोथ ऑफ दीज काइंड ऑफ फेनोमेनन, सपने का ट्रेन और बाहर का ट्रेन, बोथ दीज काइंड्स ऑफ फेनोमेनन कैन बी इनडिस्टिंग्विशेबल। इन दोनों में आप अंतर बता सकते हैं। इज क्लियर बिकॉज एन इंजन सीन इन ड्रीम इज एज रियल, जितना आपको सच्चा लग सकता है उतना सच्चा होता है, वाइल द ड्रीम लास्ट, जब तक सपना चल रहा होता है। एज वन सीज इन द वेकिंग स्टेट, जैसा आप सपने में रियल में देखते हैं वैसा ही सपने में दिखाई देता है आपको, ठीक है। बट इट विल बी आर्ग्यूड, आप बहस करेंगे, बिल्कुल बहस करेंगे, द इंजन सीन while awake somehow appears to be more real than the one is seen in the dream। नहीं सर, वो तो सपना था, फिर भी ये जो सचमुच का जो इंजन है बाहर देखते हैं वो तो ज्यादा रियल है ना? आप ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। दिस इज बिकॉज इन ड्रीम स्टेट द इंडिविजुअल इज प्रोजेक्टिंग विथ रिलेटिवली फीबल पावर्स ऑफ हिज ओन माइंड। आप ये कहेंगे सर, एक आम आदमी जिसका मन बहुत स्ट्रांग नहीं है, कमजोर विल पावर का भी आदमी, वो भी अपने माइंड में प्रोजेक्शन कर लेता है। प्रोजेक्शन समझते हैं ना? प्रोजेक्ट करके ट्रेन बना लेता है। दिस इज बिकॉज इन द ड्रीम स्टेट, एक सपने की स्टेट में, इंडिविजुअल इज प्रोजेक्टिंग, एक इंसान प्रोजेक्ट कर रहा है विथ रिलेटिवली फीबल पावर, बहुत छोटा सा पावर है उसके पास, वो भी ऑफ हिज ओन इंडिविजुअल माइंड, जबकि हिज माइंड, इंडिविजुअल माइंड इज अ चैनल फॉर द मच मोर पावरफुल आइडिएशन प्रोजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल कॉस्मिक माइंड। जबकि आपका माइंड एक चैनल है चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए जो प्रोजेक्शन है एक बहुत बड़े माइंड का, यूनिवर्सल कॉस्मिक माइंड। नहीं समझ में आया ना? अभी समझ में आएगा। नया वर्ड है ना, मैंने कहा था ना पिक्चर बनानी पड़ेगी आपको। नए वर्ड इतने आसान नहीं है। दंगल जानते हैं क्या होता है? हाँ, और रेसलिंग क्या होती है? दंगल और रेसलिंग में क्या फर्क है? ये जो जीती हैं गीता और बबीता, ये रेसलिंग जीती थी कि दंगल जीती थी? दंगल लड़ा जाता है उसमें मिट्टी में, और रेसलिंग होता है गद्दे पे, है ना? तो इसलिए दो अलग अलग नाम, ठीक। तो यूनिवर्सल कॉस्मिक माइंड, यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड का माइंड, कॉस्मिक मतलब कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड का माइंड, उसका एक प्रोजेक्शन होता है और उस प्रोजेक्शन को हम एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा जो सपना है उसको तो हम ही अपना प्रोजेक्ट कर लेते हैं, छोटा सा ट्रेन को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लेकिन ये जो बाहर ट्रेन दिख रहे हैं वो एक यूनिवर्सल कॉस्मिक माइंड का प्रोजेक्शन है और उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। अभी रुकिए, मैं इतना खत्म नहीं हुई बात। द फेनोमेनन दो नॉट सेल्फ नीड नॉट बी नॉट गॉड। ये जो फेनोमेनन है ये बाहर की दुनिया का, ये हम तो नहीं है ना। आप यही तो कह रहे हैं ना कि जैसे ट्रेन है, बाहर की जो ट्रेन लखीमपुर, आजकल तो ट्रेन आ नहीं रही है ना, तो जो भी ट्रेन चल रही हैं वो हम नहीं है। ये तो पक्का है ना कि आप ट्रेन नहीं है? हाँ बिल्कुल। लेकिन सपने की ट्रेन को आप कहेंगे सर मेरे अंदर ही सपना ट्रेन था, है ना? तो वही द फेनोमेनन आउटसाइड दो नॉट सेल्फ, ये आप नहीं है, बट इट इज नॉट नीडेड दैट इट इज नॉट गॉड। लेकिन क्या पता वो जो ट्रेन है वो गॉड का सपना हो। द फेनोमेनन दो नॉट सेल्फ, जो बाहर का फेनोमेनन है वो हम तो नहीं है, बट नीड नॉट बी नॉट गॉड। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो गॉड नहीं है। एज हाउ एवर ऑल फेनोमेनन, जैसे कि सारे फेनोमेनन दुनिया में, सारी घटनाएं, वेदर वाइल ड्रीमिंग और अवेक, चाहे सोते समय चाहे जगते समय, आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन, किसी खास चीज पर डिपेंड करती हैं। सारे फेनोमेनन, चाहे सपने में हो चाहे रियलिटी में, किस चीज पर? एनी गेसेस? ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ सम काइंड और द अदर। किसी न किसी तरह की चेतना चाहिए। अगर मैं यहां नहीं हूं तो क्या मैं इस यहां की चीजों को एक्सपीरियंस कर सकता हूं? और अगर मैं यहां हूं और बेहोश हूं तब भी मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो चाहे रियल वर्ल्ड, आपका सो कॉल्ड रियल वर्ल्ड हो वो, या मेरा सो कॉल्ड सपने वाला वर्ल्ड हो, ये दोनों को एक्सपीरियंस करने के लिए किसी न किसी तरह की कॉन्शियसनेस या चेतना चाहिए, होश चाहिए, ठीक।
Thus, phenomena, whether while dreaming or awake, or are entirely dependent on consciousness of some kind or the other. अब philosophy क्या है? A study of philosophy क्या है? एक पढ़ाई है of various states of consciousness. अलग अलग states of consciousness. अलग अलग states of consciousness क्या होता है? जब पूरी तरह से बेहोश, कोई consciousness है नहीं, उसको भी, वो भी एक तरह की consciousness है, उसमें जीरो consciousness होती है, सुषुप्ति बोलते हैं उसको। फिर थोड़ा सा उठे आप, जागृति स्टेट है, आप चीजों को देख पा रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक स्टेट होती है, ड्रीम स्टेट। तो अलग अलग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसमें भी आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा 3 स्टेप करें, तो आप एक अलग कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने किया है। मेरे मन में मेरी वाइफ कुछ बोलती है, गुस्सा आता है, लेकिन जब मैं 3 स्टेप करके आता हूं, मेरी वाइफ कुछ बोलती है, आज बड़ा मजा आया। हमारे यहाँ जब भी पेशेंट दोपहर को जब होता है ना अल्ट्रासाउंड, तो 3 बजे के बाद रिम्पी मुझे भेज देती हैं, तो आप जाइए, मैं कर लूंगी अकेले। 3 से 5 तक वो मुझे यूजुअली ब्रेक दे देती है डॉक्टर साहब। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी उनको थोड़ा हेल्प करूं। आने से पहले मैं चाहता हूं 3 बजे तक सारे अल्ट्रासाउंड खत्म हो जाएं। तो यूजुअली मैं उनकी बात, मुझे बोलती हैं जाओ घर जाओ, मैं वहां पर करते रहता हूं। फिर जब बोलती रहती है और मैं करते रहता हूं, तो उनको क्या आता है? गुस्सा, एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। डांटने लगती है, आशु प्लीज घर जाओ। फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। आज भी उन्होंने मुझे बोला, आशु तुम जाओ। मैंने कहा रिम्पी बहुत पेशेंट है। कहा ठीक है जाओ। फिर मैं चला गया बाहर। फिर उनका दूसरा रूम था, मेरा दूसरा रूम, तो मैं चुपके से चला आया। फिर उन्होंने मुझे बोला, आशीष डॉक्टर साहब कहाँ हैं? कुछ बोला नहीं। मैं अल्ट्रासाउंड के और टेबल के बीच में घुस गया, छुप गया। रिम्पी आई, उसने मुझे देखा, हंसने लगी। क्या कर रहे हो? मैंने कहा छुप रहा था, अभी पेशेंट थे। ये कौन कर रहा था? किसको गुस्सा आया, या किसको ये मन किया कि मैं ऐसा कुछ? ये तो बेवकूफी है, बच्चे जैसा करते हैं, वैसा मैंने किया। ये ज़ेन मॉन्क शायद करेंगे। कहानी सुनी आपने? एक ज़ेन मॉन्क बच्चों के साथ आइस पाइस खेल रहा था। मुझे बड़ी ताज्जुब वाली बात है। उसका कॉन्शियसनेस कैसा होगा? झाड़ी में छुप गया और रात तक छुपा रहा, निकला ही नहीं वहां से। बच्चा घर चला गया, लेकिन वो वेट कर रहा था अंदर। उसका माइंड कैसा होगा? उसका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा होगा? ईस्टर्न फिलॉसफी क्या है? हाउ ऑल फेनोमेनन वेदर ड्रीमिंग और अवेक, चाहे हम सपना देख रहे हैं चाहे जगे हो, आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ सम काइंड और द अदर। किसी न किसी तरह की कॉन्शियसनेस पर ही डिपेंड करती है सारे फेनोमेनन। So, a study of various states of consciousness is the foundation of Eastern philosophy. ईस्टर्न फिलॉसफी डिपेंड करती है इसी चीज पर आधारित है कि आप जो ज्ञान जानना चाहते हैं, आप किस कॉन्शियसनेस पर हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑल्दो द कंटेंट ऑफ अ फेनोमेनन में वेरी, आपके जो फेनोमेनन है, आप जैसे ट्रेन या कोई मूवी या कोई कहानी, ये कंटेंट है। कंटेंट ऑफ द फेनोमेनन हो सकता है अलग अलग हो। द लॉज ऑफ इट्स ऑपरेशन कैन बी फेयरली वेल प्रेडिक्टेड। लेकिन आप उसके जो फेनोमेनन है, जो भी फेनोमेनन चल रहा है, उसके जो लॉज है, आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ट्रेन को आप बता सकते हैं कि ट्रेन ऐसे चलेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का एक नियम उस पर काम कर रहा है। अब तो खास बात क्या है? अ मास्टरी ऑफ लॉ ऑफ हाउ इट एक्ट्स would therefore give a control over the phenomenon itself. अगर आप ये जान गए कि बॉस ये जो फेनोमेनन हो रहा है उसके ऊपर कौन से कानून काम करते हैं, अगर मैं जान गया तो मेरा उस पर कंट्रोल आ जाएगा। मेरे पास एक बहुत जादुई चीज है, अगर मुझे पता नहीं कौन से बटन दबाने से क्या होता है तो आई कांट कंट्रोल इट। लेकिन इसमें कौन से नियम कानून काम करते हैं, इसमें से एक ऐसा बटन है जिसको आपको ऐसे नहीं दबाना, अगर आप उसको 4-5 सेकंड तक दबाएंगे तो ये मर जाता है। और शायद इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर बैटरी कम हो तो उसको मार डालें तो कुछ देर बाद आप उसको जिंदा करने के लिए उसको उसी एक बटन को काफी देर तक दबाना पड़ेगा। आप हंस रहे हैं? मैंने एक लॉ समझा है, एक चीज के बारे में, एक कानून जाना है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, देखिए ये तो फिर भी एक फेयरली सिंपल कानून है। अगर मैंने जब उस दिन ज़ेन योगा मेरे हाथ में पहली बार आई थी,
तो मुझे अपने माइंड के बारे में कुछ ऐसे लॉज मालूम पड़े जो मेरे आसपास कोई नहीं जानता था। मुझे लगा आशीष भाई 2 + 2 = 4 ब्रेन में, 2 + 2 = 4, लेकिन ब्रेन में 2 - 6 ब्रेन में। वो आशीष शुक्ला जो चोरी करता था, वो क्यों चोरी करता था? बिकॉज उसका इंटेलिजेंस को बदल देता था उसका इमोशन। ये वही आशीष शुक्ला था जो वहां पर लड़कियों के ऊपर पानी फेंक रहे थे और गाने को सुन रहे थे। एक ऐसा लॉ मालूम पड़ा मुझे, एक ऐसा कानून जिसके जरिए एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। A mastery of laws of how it acts would therefore give control over the phenomenon itself. To what end should the individual seek to control the working of phenomenon? तो अब किस तरफ मैं अपने आप को सीखूं? क्योंकि आसपास का जो फेनोमेनन है, अगर आपने उसके नियमों को जान लिया तो आप उसके मालिक बन सकते हैं। इंसान आज मालिक बन गया है। आज हमने ट्रेन, हवाई जहाज बनाई है ना। अब हम अपने जानकारी को किस तरफ लेके जाएं ताकि हम इस फेनोमेनन की वर्किंग को कंट्रोल में कर सकें। To know their phenomenal nature is to know the non-phenomenal nature of not phenomena. That is to say the real. यहां पर चीजें फर्क पड़ जाती हैं। ये ईस्टर्न फिलॉसफी की बात हो रही है। आसपास की जो चीजें हैं वो फेनोमेनन है। To know their phenomenal nature is to show that the non-phenomenal nature of non-phenomena. ये सेंटेंस बहुत मुश्किल है, इसको हम आज यहीं रोक करके कल आगे ले चलेंगे। बट आप जानते हैं कि वो दोनों ट्रेन एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आपको लगता होगा ना अलग अलग हैं। कल देखते हैं।